चलिए अब हम सीखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यानी कि संज्ञा के आगे कितने और भाग हैं जिनसे संज्ञा को और अच्छे से समझा जा सकता है। मुख्य संज्ञा के हैं, तीन भागों में बांटा गया है, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है मूलवाचक संज्ञा। मुख्य तीन भागों में संज्ञा बटी हुई है। जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ दो भाग और जोड़ दिए और इसके बाद भी अन्य भाग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी इन पांच भागों पर ही प्रकाश डालेंगे। संज्ञा के पांच भागों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। बाकी कॉपी में इमेज कर देता हूं फिलहाल। आखिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम से जाहिर है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी एक चीज के बारे में। देखो मैं बताता हूं, जैसे कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं इसके। उदाहरण में मैंने लिखा हरियाणा राज्य में अनेक औद्योगिक नगर, हरियाणा राज्य में अनेक औद्योगिक नगर हैं। तो ये जो हरियाणा है, ये जो हरियाणा है, ये क्या हो गया? एक राज्य का नाम है। ये क्या है? राज्य का नाम है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पर ये आ जाएगा। अब अगला मैं लिखता हूं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति का नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी, और दूसरे का हमारा देश भारत का नाम आ रहा है भारत। तो इसमें हमारे दो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक तो है नरेंद्र मोदी और दूसरा है भारत। प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो हमने नाम लिया है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो नाम लिखा है हमने हरियाणा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जरूरी है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये लिखा है तो ये हमारे पास नाम है। ये भारत क्या है? देश का नाम है। तीसरा एक उदाहरण और देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक है। पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैंने पुस्तक का नाम लिखा है यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, या यहाँ पर लिख देते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये क्या है? सिख धर्म की क्या है? पवित्र पुस्तक का नाम है। पवित्र पुस्तक का नाम है, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु भी आ गई है। वस्तु भी आ गई है। जैसे हम क्या करते हैं, गीता जो है हमारी हिंदुओं की, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है। गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। गीता के बाद हम रामायण लिख सकते हैं। रामायण के बाद हम शिव महापुराण लिख सकते हैं। शिव महापुराण, रामायण, गीता, नरेंद्र मोदी, हरियाणा। तो भगत सिंह ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्या किया?
अपनी कुर्बानी, यानी कि हंसते हंसते अपने देश पर भगत सिंह कुर्बान हो गए। तो यहाँ पे मैंने नाम लिया भगत सिंह, लिया ना भगत सिंह का नाम, तो वो एक नाम आ गया। तो साधारण से शब्दों में जब हम इसकी परिभाषा बताएंगे तो वो बिल्कुल इजी और सरल होगी कि जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस शब्द से किसी, अब यहां पर लिखना है विशेष, एक पॉइंट जोड़ दिया है विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और वस्तु में स्थान, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान का पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वो चीज व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहता हूं कि आगरा शहर में ताजमहल बना हुआ है, आगरा शहर का नाम हो गया यानी कि विशेष स्थान, और ताजमहल विशेष जगह, वहां तो वो विशेष स्थान हो जाओगी ताजमहल। तो आगरा में ताजमहल बना हुआ है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। मैं कल कुतुब मीनार देखने गया, तो ये क्या है? कुतुब मीनार जगह का नाम आ गया, तो वो विशेष स्थान हो गया। तो कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम और विशेष स्थान का नाम, जैसे हम नाम लेते हैं गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा नदी आ गई ना, तो एक कोई हमारी विशेष चीज हो, ठीक है। तो जहां पे भी ये विशेष चीजें जुड़ जाएंगी वहां पर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा भाग जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कॉमन। हमारे संज्ञा के अंदर जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको पहले से लिख करके बताता हूं, एक दो उदाहरण के रूप में लिखता हूं। जैसे भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं, भारत देश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अनेक पवित्र नदियां हैं, ये जो नदियां शब्द आया है ये यहाँ पर हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जितनी भी प्रकार की नदियां हैं वो सारी नदियां इसमें सम्मानित हो गई हैं, जो जो पवित्र नदियां हैं। तो क्या हो गया कि नदियां एक प्रकार से उस जाति, उस प्राणी की व्याख्या कर रही है। यहाँ एक नदी का नाम लिखता, गंगा नदी का नाम लिखता तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। हमने किया यहाँ पर नदियां हैं, तो नदियां जो है यहाँ पर कॉमन आ गई, सभी नदियों के बारे में बताया गया, इसीलिए नदियां क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में आ गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। मैदान में, कोई भी मैदान हो सकता है, मैदान में पशु घास चर रही है। मैदान में पशु घास चर रहे हैं। अब जो यहाँ पर पशु लिखता है, मैं यदि लिखता कि मैदान में घोड़ा घास चर रहा है, मैदान में गाय घास चर रही है, मैदान में ऊंट घास चर रहा है, किसी भी पशु का नाम लेता तो वो हो जाता बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है कि मैदान में पशु घास चर रहे हैं, पशु घास चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने किसी पशु के बारे में नहीं लिखा, बल्कि कुछ पशुओं के बारे में लिखा है। तो यानी कि ये क्या हो गया? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब एक और देखिए, राम के पास अनेक
किताबें हैं। राम के पास अनेक किताबें हैं। अब राम तो यहाँ पर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आगे सीधा कि एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैंने लिखा किताबें, मैंने कोई एक किताब का नाम नहीं लिखा, मैं किसी एक किताब का नाम लिख देता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर किताबें लिखा है तो कई प्रकार की किताबें हो सकती है उसके पास, इसीलिए यहाँ पर किताबें जो है एक जाति को यानी कि किताब की श्रेणी को स्पष्ट कर रही है। तो किताबें क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आ गई। चलिए एक और उदाहरण बताता हूं आपको। हमें मनुष्य जाति के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि मनुष्य के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में ही सोचना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मनुष्य लिखा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर नाम लेता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मनुष्य क्या है, हमारी पूरी मनुष्य जाति, यानी कि हमारी पूरी मनुष्य, उस मनुष्य का हमें उत्थान करना है, उसकी प्रगति के बारे में हमें सोचना है। तो साधारण शब्दों में अब हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो वो क्या होगी, देखिए। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताता हूं आपको साधारण शब्दों में कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि वह शब्द जिससे किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, जीवों, वस्तुओं, स्थान, वह शब्द जिससे किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों और स्थान के बारे में पता चलता है, वह जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि उसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो एक साधारण सी भाषा आप अपने शब्दों में याद कर सकते हैं कि वह शब्द से एक ही प्रकार की जाति के प्राणियों को, एक ही प्रकार के जाति के प्राणियों को, जैसे कि पशु, जीवों में पशु आगे सारे, मनुष्य, प्राणी, वस्तुओं में कोई एक वस्तु, नदियां, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक नदियां आ गई, मंदिर, मैंने किसी एक मंदिर का नाम लिया, सभी मंदिर, मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो सकती है, नाम नहीं ले सकते वहां पे, तो वो सारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गुरुद्वारा धार्मिक स्थान है, वो क्या आ गया, जातिवाचक स्थान, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे हमें उस शब्द को ही हम क्या बोलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि बाग में तो बहुत सारे पेड़ हैं, मैंने किसी एक पेड़ का नाम लिया, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ क्या है, पेड़ उस जाति यानी कि पेड़ की जाति को ही वर्णित कर रहा है, पेड़ यानी कि वो। चलिए अब देखते हैं संज्ञा का तीसरा भाग, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाववाचक संज्ञा में उदाहरण देखिए एक बार। सभी से प्रेम करें, बिना नहीं। तो यहां पर ये जो शब्द है प्रेम और घृणा, ये हमारे मन के भाव को प्रकट कर रहा है कि संसार में जो भी है, जो भी जीव है, जीवों से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, घृणा यानी कि नफरत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा भाव पैदा होता है। दूसरा देखिए, बुढ़ापे में काया, काया में हमारा शरीर निर्बल हो जाता है। बुढ़ापे में हमारा शरीर या हमारी काया, बुढ़ापे में काया निर्बल हो जाती है। निर्बल मतलब कमजोर हो जाती है, और बुढ़ापा जो हम बूढ़े हो जाते हैं जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो बुढ़ापा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे बुढ़ापा और निर्बल दो शब्द लिखे हैं जो हमारे उस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हमारी दशा क्या है, हमारी यहाँ पर दशा क्या है। ये हमारे मन के भाव को प्रकट कर रहा है, ये हमारी दशा को प्रकट कर रहे हैं कि हमारी दशा कैसी है। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा शरीर क्या है, निर्बल हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो बुढ़ापे में काया निर्बल हो जाती है। तो ये जो दो नाम आए बीच में, निर्बल और बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। एक और, संकट के समय में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अब यहाँ पर संकट के समय में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ये जो बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी से हमारे जो काम कर रहे हैं जिससे हमारे गुण का पता चलता है, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देखिए, वह बहुत ईमानदार है। ये जो ईमानदार शब्द है, इससे हमारे व्यक्ति के उस गुण का पता चलता है कि वो ईमानदारी से काम करता है, तो वह ईमानदार है। तो ये कुछ उदाहरण आपको बताए थे जिसमें ईमानदार, बुद्धिमानी, निर्बल, वीणा, प्रेम, बुढ़ापा, ये कुछ शब्द आए थे जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब आपको इन्हीं शब्दों के आधार पर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताता हूं जो बिल्कुल साधारण और सरल शब्दों में होगी। देखिए, चलिए अब हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं जो बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। भाववाचक संज्ञा वह शब्द जिससे गुण, दोष, कर्म, अवस्था, दशा, जिस शब्द से हमारे गुण का, दोष का, कर्म यानी कि हमारे किसी कार्य का, जैसे हम ईमानदार है तो ईमानदारी का कार्य, अवस्था हमारी अवस्था बुढ़ापे की है, निर्बल काया है, दशा हम किस दशा में, हम संकट की स्थिति में है या किस स्थिति में। तो जिस शब्द से हमारे गुण, दोष, कर्म, अवस्था और दशा का पता चलता है वह जो है भाववाचक संज्ञा। वह क्या है, वह शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें हम जब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में जैसे देखिए, मिट्टी अनेक कार्यों में प्रयोग लग जाए, मिट्टी अनेक कार्यों में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर का उदाहरण है। देखिए जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, मिट्टी अनेक कार्यों में प्रयोग होती है। सोना बहुमूल्य धातु है, लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है। यहाँ पे मिट्टी, सोना, लोहा, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। एक और देखिए, पश्चिम बंगाल में चावल का अधिक प्रयोग होता है। मैंने लिखा पश्चिम बंगाल एक जगह का नाम आ गया, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि विशेष वस्तु है, और चावल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी क्योंकि ये एक धातु वस्तु में आती है, द्रव्य वस्तु में आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाम बोलते हैं। मटेरियल नाम में जो भी हमारे
धातु आती है, किसी भी प्रकार की, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ठीक है। और कुछ प्रकार की वस्तु होती है जैसे चावल, तेल, इस तरह की वस्तुएं भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में आप भी उसे याद कर पाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द जिससे किसी द्रव्य, यानी कि यहां द्रव्य से अर्थ है पदार्थ, वस्तु, धातु, वह शब्द जिससे किसी द्रव्य पदार्थ धातु का बोध होता है या पता चलता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया, सोना, चांदी, पीतल, हीरा, तेल, चावल, इस तरह की वस्तुएं क्या है, सारी की सारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये सिंपल परिभाषा है द्रव्यवाचक संज्ञा की। अब इसके बाद आता है पाठक। पांचवा देखिए, समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, जैसे मेरी कक्षा अच्छे से पढ़ती है, मेरी कक्षा अच्छे से पढ़ती है। यहाँ पे जो कक्षा शब्द आया, ये किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है, समूह को दर्शाता है, समूह को दिखाता है कि कक्षा है जिसमें कुछ लोग हैं। यानी कि कक्षा या क्लास का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है। उस कक्षा के अंदर विद्यार्थी जो है अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे मेरी कक्षा अच्छे से पढ़ती है। सेना के जवान कदम ताल कर रहे हैं, यानी कि परेड कर रहे हैं। सेना के जवान कदम ताल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये सेना का, तो ये एक सेना का समूह बता रहा है। किसका बता रहा है? सेना का समूह बता रहा है। देखिए, सेना के जवान कदम ताल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेना शब्द आया, ये समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। मेरी कक्षा अच्छे से पढ़ती है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बकरियां झुंड में चल रही है, बकरियां झुंड में रहती हैं, तो यदि झुंड लिखा, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसका एक बकरियां जो हो गई वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गई, और वो जो हो गया झुंड हो गया, वो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ पत्रकार, यानी कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स का, पत्रकारों का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। पत्रकारों का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। अब पत्रकारों का एक दल जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री से मिलने गया। बकरियां झुंड में चल रही हैं, ये झुंड भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बच्चे मेरी कक्षा में अच्छे से पढ़ते हैं, यानी कि कक्षा क्या है? कक्षा एक समूह का नाम है, जिससे हमें एक ग्रुप का पता चल रहा है कि कोई कक्षा है। हमें यहाँ पर सेना का एक ग्रुप पता चल रहा है कि कोई सेना है। ठीक है। हमें यहाँ पर एक दल का पता चल रहा है, कोई दल है। तो ऐसे जितने भी शब्द आते हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो किसी समूह या समुदाय, समूह या समुदाय का
बोध कराता है या बताता है उसके बारे में, वह शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब यह 5 तो संख्या आ गई, लेकिन परिवार जो है वो एक समुदाय का बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो परिवार क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसे निकला था सेना, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि। इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज संज्ञा अर्थात इंग्लिश में जिसे नाउन बोलते हैं उसके कुछ उदाहरण और उसकी परिभाषा देखी कि उसके कितने प्रकार हैं, उसके प्रकारों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।